निर्णय लिया गया है। धान और मक्के की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिसमें कॉमन धान 1470 रूपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1510 रूपए प्रति क्विंटल, मक्का 1365 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। विगत 3 वर्षों में औसतन 4% से ज्यादा कमी देने वाले उपार्जन केंद्र में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि के दौरान पड़ोसी राज्य से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों में विक्रय की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर राज्य की सीमा पर चेकिंग दल तैनात करेंगे। प्रदेश की 42 मंडी प्रांगणों और 73 उप मंडी प्रांगणों का उपयोग धान खरीदी के लिए किया जाएगा। खरीफ फसल 2016-17 में धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित होगी। किसानों ने अपना हक पाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा निभाया, सबका साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। जेके व्हाइट सीमेंट, अपनी कल्पनाओं को साकार कीजिए। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपना। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। श्री जंग रोधक सीमेंट, जिसमें जंग की नो है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम बिग बहस करने जा रहे हैं अपने पैनल के साथ। सबसे पहले आपका पैनल से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं गिरिजाशंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं अनिल सुमित्र जी, बीजेपी के संपर्क प्रमुख। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। और हमारे साथ हैं कपिल होलकर, अर्थशास्त्री। चारों हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यहां पर शहडोल और नेपानगर के चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस बात की प्रतिक्रिया भी जरूर देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर को ये घोषणा की थी कि 500 और 1000 की नोटबंदी हो जाएगी, उसके बाद सबसे पहला और क्विक रिएक्शन इसी इलेक्शन से निकलने वाला है। क्या होगा, कैसा होगा ये इलेक्शन, इसी पर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले गिरिजाशंकर जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या 500 और 1000 के नोट की बंदी का असर शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा तक पहुंच गया है? देखिए, नोटबंदी का जो तात्कालिक असर है वो हमको सड़कों में देखने को मिल रहा है, जहां बैंकों और एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें खड़ी हैं। जी। अब उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। एक तरफ ये भी लग रहा है कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, वो इस बात को भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का फैसला बहुत सही है, देश हित में है। तो ये सामान्य प्रतिक्रिया हुई। लेकिन जहां तक सवाल चुनाव में है, तो पहली प्रतिक्रिया तो पॉलिटिकल पार्टीज पर होगी कि उनके चुनाव प्रबंधन पर इस नोटबंदी का क्या असर होता है। जाहिर है कि कहीं न कहीं उनके साधन और तमाम चीजों में असर पड़ा होगा। लेकिन वहीं आज यदि हम मोदी की सभा जो थी गाजीपुर में, वहां देखें तो उस पूरे इंतजाम में इस नोटबंदी का कोई असर दिखता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि शहडोल या नेपानगर के चुनाव में तात्कालिक रूप से बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अभी नोट बंद होने के बावजूद उनके बैंक में जमा होने की और जरूरी सेवाओं में उनके चलन की सीमा अभी है और वो 31 दिसंबर तक वो जारी रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी नोटों का 500 और 1000 के नोटों का पूरी तौर पर बंद नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं वो चलन में अभी बाकी है। तो बहुत ज्यादा असर मैं चुनाव में नहीं देखता। जिस तरीके से क्या आपको लगता है अनिल सुमित्र जी कि नोटबंदी का जो एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने व्यापक रूप में उसको लेकर के आए हैं, क्या शेड्यूल इलेक्शन में आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जाएगी? अनिल सुमित्र जी। जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। अनिल सुमित्र जी, मेरा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और माओवाद, नक्सलवाद, सारी चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि जाली और फेक करेंसी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। शेड्यूल इलेक्शन अगर कहीं देखा जाए, नेपानगर इलेक्शन,
क्या आपको लगता है कि भाजपा इस मुद्दे को भी लेकर के वहां जमीन पर उतरेगी और अपने जितने भी विरोधी और विपक्षी दल हैं उनको घेरने की कोशिश करेगी? देखिए, ये इसमें दो पक्ष है। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया है और उनको कहीं लग रहा है कि राजनीतिक स्तर पर कहीं नुकसान भी हो सकता है, जैसा नेपानगर और शहडोल के चुनाव में है, उसके बाद भी अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो एक आप ये समझिए कि देशभक्ति के सवाल पर या उस पर उन्होंने आप मुद्दा बना करके जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये काले धन को रोकने का एक बड़ा उपाय है, और भी कई सारे उपाय हो सकते हैं, लेकिन ये जो नोटबंदी का एक तरीका अपनाया गया है, ये एक बड़ा उपाय है। और अगर थोड़ा बहुत राजनीतिक नुकसान होता भी है तो उसकी कीमत पर भी हमने ये कदम उठाने की कोशिश की है, क्योंकि काला धन और जो टेरर आतंकवाद से जुड़ा हुआ राजनीतिक नुकसान हो सकता है। अगर कह रहा हूं, अगर होता भी तो रिस्क लिया है। लेकिन ये दूसरा सवाल ये भी है इसके साथ कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो काले धन के रूप में बहुत बड़े पैमाने पे जमा था, उसको रोक के और उसको मुद्दा अगर क्षेत्र में बनाना हुआ या बना भी रहे कि उससे लोगों को थोड़ा बहुत अगर कठिनाई भी है, दिक्कत भी है, लेकिन देशभक्ति के सवाल पर और काले धन को रोकने के सवाल पर जनता हमारे साथ आएगी तो ये मुद्दा बनेगा। चलिए, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इन इलेक्शंस में रखती है? देखिए अश्विनी जी, मुझे लगता है कि जो पूरे देश में भाजपा के विरोध की आग है, इस मुद्दे ने उस आग में घी का काम किया है। और हैरानी इस बात को लेकर है कि आप काले धन से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं एक और, पर दूसरी ओर आपने देश के हर आम और आदमी को, हर गरीब आदमी को काले धन के जो चोर हैं उनके समतुल्य कर दिया है। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि वो जो लोग जिनके पास काला धन है वो सड़कों पर परेशान हो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। कि आपको लगता है सारी स्थिति? और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की अश्विनी जी कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके धन पर राशन सा नियंत्रण है कि कितना पैसा आप निकालोगे, कितना पैसा नहीं निकालोगे, कब निकालोगे, मतलब माल आपका बात कहीं की कहीं चली जाती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है कि क्या शहडोल और नेपानगर में इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अपना कुछ बीजेपी पर हमला कर रही है? मैं और क्या कर रहा हूँ सर जी, आप दूसरी तरफ राशन की दुकान की तरफ? मैं राशन की दुकान पर नहीं ले जा रहा सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे राशन की दुकान पर स्थिति होती है, वैसे आदमी के धन पर, आम आदमी के धन पर मोदी जी ने राशन लगा दिया है। ठीक, उन्होंने तय कर लिया है कि कौन कब नोट निकालेगा, कब नहीं निकालेगा, कब निकलेगा। 2 दिन की बात है, 50 दिन की बात चली। किस तरीके से ले जा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? जी, शेड्यूल में आप पूरे मुद्दे को किस तरीके से ले जा रहे हैं? जनता की परेशानियों के साथ ले जा रहे हैं या भ्रष्टाचार काले धन की जो लड़ाई है उसको कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, दोनों विषयों को सरकार ने मिला दिया जी। आम जनता की परेशानी का विषय अलग है, भ्रष्टाचार में फिर आगे करोगे। कांग्रेस पार्टी इस देश में काले धन और भ्रष्टाचार की कोई लड़ाई है तो हम सरकार के साथ हैं, हम भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में यदि आम जनता सड़कों पर पिछले 5 दिन से है, प्रधानमंत्री जी अगले 50 दिन की बात कर रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है। 70 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल से जो लूटा गया है उसका मैं पाई का हिसाब लूंगा। सर, तो 70 साल से लूट में तो सबसे ज्यादा तो सरकारें आपकी रही है, सीधा निशान आपकी तरफ नहीं था। बहुत अच्छा सवाल आपको। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री है पर कड़वे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि 70 साल में यदि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के हिसाब से देश को लूटा होता तो क्या इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती? क्या कांग्रेस को इतनी बार सरकार चलाने का मौका मिलता? ये अपनी विफलताओं को, अपनी असफलताओं को छुपाना चाहते हैं और ये सूट बूट की सरकार है अश्विनी जी, और इनका हर कदम, हर पैंतरा सूट बूट वाले लोगों के लिए, धन्ना सेठों को मदद करने वाला। चलिए, सूट बूट की सरकार है। कपिल होलकर जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सुबह की जो हमारे पास खबर थी उसमें 3 लाख करोड़ रुपया अब तक बैंकों में जमा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि 14.6 अरब की जो राशि थी उसमें से 3 लाख करोड़ अभी तक जमा हो चुका है? इतनी तेजी के साथ, इतना तेज रिएक्शन आया है तो बैंकों की स्थिति क्या होगी और जनता को उसमें क्या सहूलियत मिलेगी, या वास्तव में ये 50 दिन के बाद यही स्थिति बरकरार रहेगी? अश्विनी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि राजनीतिक द्वंद्व में जनता के फायदे, जनता के नुकसान सब छुप रहे थे जी। मैं इसको एक आर्थिक दृष्टि से आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात, मैं थोड़ा सा आपका आंकड़ा सही कर दूं, ये 17.5 लाख करोड़ का फिगर है 1000 के और 500 नोटों का जी, जो करीब 85% ऑफ द ओवरऑल करेंसी जो रिजर्व बैंक इशू करता है उसका है। 3 लाख करोड़ का आंकड़ा अभी आज आया है, सुबह जो आया कि जमा हुआ है। इसमें से आप मान के चलें कि हमारा जो एक सोच थी, जो हम बातें कर रहे थे बंबई भी और अपने परिचितों से भी, अपने एनालिस्ट से भी, उसमें हमारी जानकारी थी करीब 5 से 6 लाख करोड़ का डिपॉजिट फिगर होना चाहिए बैंकों में। बट जो 3-4 दिन में ही 3 लाख करोड़ का फिगर दिखा है, तो ये मुझे लगता है करीब 7 से 8 लाख करोड़ का फिगर ये जाना चाहिए, जिस हिसाब से शुरुआत हुई है उसको देखते हुए जी। अब इसका फायदा समझने की बात है कि आम जनता को और इकोनॉमी को इसका क्या फायदा होगा।
पहला फायदा तो ये होगा इसमें कि जो बेड करेंसी मनी है, जो हम जैसे काला धन बोलते हैं, वो काला धन एक्चुअल में है क्या? वो काला धन ऐसा है जो सिस्टम में है, जिसके ट्रांजैक्शन तो हो रहे हैं पर जिस पर गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। ये काला धन रुक गया है और पिछले 5 दिन में जो चाहे कोई भी दल हो, वो दल उसका हाहाकार मचा है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच भी है कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। अब जनता के लिए फायदे और नुकसान, पहली बात तो शॉर्ट टर्म लॉस हम देख रहे हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, भीड़ में खड़े हैं। पर मैं मेरा अनुभव बता दूं, मेरा ऑफिस एक्सिस बैंक के आसपास है, काफी बैंकिंग एरिया है वहां पे। मैं नीचे उतरा, घूमते घूमते कुछ लोगों से जानकारी वश जिज्ञासा पूछा कि आपको क्या लगता है, तो सबका एक ही मत था कि हम परेशान जरूर हो रहे हैं पर हम बड़े खुश हैं कि वो लोग जो लाल बत्ती पीली बत्ती की गाड़ी में घूमते थे, उन लोगों का धन यहां नहीं लगेगा। पर हाँ, हम परेशान हैं पर हम खुश है कि एक अच्छा निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने की कोशिश इस तरीके से कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बिल्कुल। गिरिजा शंकर जी, आपके पास आते हैं। शेड्यूल इलेक्शन को लेकर के अगर पूरी भूमिका की, अगर व्यापक तौर पर आपने जमीन से सारी तैयारियों को देखा है, जमीनी हकीकत को वहां जाकर के आपने समझा है, क्या वास्तव में लगता है कि वहां अगर बीजेपी ने जो एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की है, हर बूथ पर हर संगठन के लोगों को लगाने की जो कोशिश की है, तो हिमाद्री के जादू के आगे वो अगर ये जीत का सेहरा अगर वो पहना पाएंगे, अगर बीजेपी जीतती है, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पंकज जी से भी इस बात पे जवाब लेना चाहूंगा, अगर बीजेपी जीतती है तो वास्तव में इसको काले धन या इसकी चुनाव की रणनीति से जोड़ करके देखा जाएगा, या इसमें सीएम शिवराज की रणनीति व्यापक तौर पर देखनी होगी? बीजेपी उसको किस रूप में लेगी वो तो बीजेपी जाने जी। लेकिन मैं एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं ये मानूंगा कि चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होती है तो जो रणनीति और जो लोकप्रियता मुख्यमंत्री की है, क्योंकि देखिए काला धन का मुद्दा 8 तारीख को आया है, जबकि बीजेपी ने चुनाव की तैयारी लगभग उससे 2 महीने पहले शुरू कर दी थी और 2 दौर उनके चुनाव प्रचार के पूरे हो चुके थे। हालांकि उनके प्रत्याशी बहुत देर से घोषित हुआ कांग्रेस की तुलना में, लेकिन बावजूद ये मानना पड़ेगा कि यदि चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलती है तो वो सफलता मुख्यमंत्री की रणनीति, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री की मेहनत, इसको जाएगा। किसी और मुद्दे पर एक छोटे से सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। क्या वास्तव में गिरिजा शंकर जी वहां इतनी आवश्यकता थी कि 10 कैबिनेट मंत्री और इतने सारे राज्य मंत्री, तीन कैबिनेट मंत्री दिल्ली से आए और उन्होंने दौरे किए, सीएम शिवराज खुद अपने आप को झोंके हुए, क्या वास्तव में हिमाद्री इतना बड़ा चेहरा थी कि जिसके लिए इतनी सारी योजना और कार्य योजना बनानी पड़ी? नहीं, दरअसल लोकसभा का चुनाव जो है वो उपचुनाव या विधानसभा का उपचुनाव का वैसे देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण के लिहाज से कोई मायने नहीं रखता, जो सत्ता संतुलन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन चुनाव जीतने हारने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। तो कोई भी जो पार्टी है वो अपने किसी भी तरह के प्रयास को वो छोड़ना नहीं चाहती। यदि आप बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस में ऐसा कौन सा बड़ा नेता नहीं है जो आपस में एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते, जैसा कहा जाता है। बावजूद उसके वो तमाम नेता वहां आए, तो उसी तरह बीजेपी के तमाम नेता जो प्रदेश के हैं वो सारे लोग आए। तो इसलिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत, कम से कम नेताओं की सक्रियता के लिहाज से पूरी ताकत लगा दी है। अब आने वाला समय बताएगा कि परिणाम क्या होता है। अरुण सौमित्र जी, जिस तरह के वहां पर हालात हैं और जिस तरह से हमारी बातचीत जो ग्राउंड लेवल के हमारे रिपोर्टर, संवाददाता और जो दूसरे मीडिया जो हमारे साथी है उनसे भी होती है, ग्राउंड के कुछ लोगों साथियों से हमारी जो बातचीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आई है कि हिमाद्री सिंह निश्चित तौर पर चेहरा अच्छा था, बड़ा चेहरा था और सारी चीजें उनके साथ प्लस में थी। ज्ञान सिंह उनके मुकाबले में कहीं नहीं ठहर रहे थे। ज्ञान सिंह की वहां पर उतनी लोकप्रियता उस पर काम नहीं आ रही थी, इसलिए सरकार ने, संगठन ने इतनी मजबूती से वहां पर कोशिश अपना जीत के लिए कोशिश कर रही है। साथ ही साथ 72 घंटे की जो रणनीति उन्होंने लास्ट टाइम में जो बनाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को कमजोर करके अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 पक्ष है। तो चुनाव है तो सारे जो तरीके हैं वो मतलब लागू किए जाते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन एक बात इसमें है, जैसा नगर निगम का भी चुनाव आपने देखा होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और जैसा आपने बताया कि वहां बड़े बड़े भाजपा के नेता या मंत्री पहुंच रहे हैं, वो मंत्री के रूप में नहीं पहुंच रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता के रूप में पहुंच रहे हैं। और मेरा दूसरा ये कहना है कि वहां पर जो पैसे की अगर कमी है तो किसको दिक्कत हो रही है? कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि भाजपा को रही है? भाजपा को कोई दिक्कत नहीं वहां पैसे की कमी के कारण, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता पर्याप्त पैसा हुआ नहीं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम पैसे देकर कोई काम ही नहीं करते हैं। हमारा कार्यकर्ता वहां पर अगर ढोल बजाने वाला भी तो कार्यकर्ता है, अगर प्रचार करने वाला भी तो कार्यकर्ता है, और अपने जेब का पैसा लगा के जाता है, वो काम करता है जी।
और कांग्रेस की स्थिति अलग है, वहां सब काम के लिए पैसा देना पड़ता है इनको, तो इनको दिक्कत हो रही है वहां। बिल्कुल आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस हर चीज के लिए वहां पर कांग्रेस को पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी बात के साथ लौटेंगे पंकज चतुर्वेदी जी के जवाब के साथ। फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट की संस्था एनसीबीआई के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केश कांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले वर्ष की तरह 15 नवंबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने का निर्णय लिया है। इसी तरह समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी 15 नवंबर से 31 मई 2017 तक करने का निर्णय लिया गया है। धान और मक्के की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जिसमें कॉमन धान 1470 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1510 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1365 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। विगत 3 वर्षों में औसतन 4% से ज्यादा कमी देने वाले उपार्जन केंद्र में कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि के दौरान पड़ोसी राज्य से धान लाकर सीमावर्ती जिलों के खरीदी केंद्रों में विक्रय की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर राज्य की सीमा पर चेकिंग दल तैनात करेंगे। प्रदेश की 42 मंडी प्रांगणों और 73 उप मंडी प्रांगणों का उपयोग धान खरीदी के लिए किया जाएगा। खरीफ फसल 2016-17 में धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित होगी। किसानों ने अपना हक पाया, छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा निभाया, सबका साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पर जिस तरीके से अनिल सुमित्र जी ने हमला किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना चुनावी नगाड़ा बजाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, पहले तो मेरे मित्र ने बहुत सफाई से आपके उस प्रति प्रश्न का बचाव किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बीजेपी को पैसे की कमी नहीं, क्योंकि बहुत माल इनके पास है। और कांग्रेस को लेकर जिस प्रकार से बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं नहीं, मेरे मित्र हैं, उनको सब पता है कहाँ क्या काम होता है कांग्रेस में। मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद आरोप है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ता हूं, वहां धन का विषय है नहीं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तन और मन से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि जब आप सत्ता में नहीं है तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। और ये लोग जो भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान, नए प्रतिमान मध्य प्रदेश में शिवराज जी और उनकी। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा पंकज जी कि आखिरकार क्या वास्तव में वहां से जिस तरह की बातें आती हैं कि कमलनाथ जी ने और विवेक तनखा ने इस पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और खराब आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई नहीं होगा। कमलनाथ जी इस कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश परिवार के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, जो 1980 से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि उस परिवार के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और वो हमारे दल को मार्गदर्शन देने के लिए वहां पर मौजूद है, इससे बड़े सौभाग्य की बात कांग्रेस पार्टी की। जिनको थोड़ा बहुत प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिनको अरुण यादव जी को तो वो करना चाहिए, चुनाव में अपनी रणनीति और प्रबंधन का भी काम देखना चाहिए, वो 11 बजे तक होटल से नहीं निकल रहे। नहीं, ये आपका कहना गलत है। और पूरा रिकॉर्ड है, पूरा कार्यक्रम समन्वय के साथ है। और यदि किसी दिन आवश्यकता 11 बजे निकलने की, तो ये नियम नहीं है अश्विनी जी के सवेरे 5 बजे उठकर निकला जाए। तो यदि आवश्यकता है तो 11 बजे भी निकल सकते हैं, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। और मेरा आग्रह बहुत साफ है कि अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में उनसे सलाह मशवरा लेकर, क्योंकि अरुण यादव जी अभी
शहडोल में 14-15 तारीख को कैंपेन करके फिर नेपा नगर लौटने वाले। तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा कि कमलनाथ किस्सा है। आप इसको कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, संगठन के तौर पर क्या आपको उतने लोग मिल पाएंगे कि हर बूथ पर आपकी तैयारी उतनी मजबूत है जितनी बीजेपी दावा कर रही है? देखिए, पिछले 6 महीने से अरुण यादव जी ने शहडोल चुनाव को लेकर खास ध्यान दिया है और उनका जो विशेष ध्यान था वो इसी बात को लेकर था कि बूथ स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसको हम बूथ मैनेजमेंट कहते हैं चुनाव की भाषा में, वो सशक्त हो। और जब 19 तारीख को जिस दिन मतदान होगा तो उस दिन आप देखिएगा कि आपको कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कमजोरी कही जाती है वो सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगी कि आपको बूथ मैनेजमेंट दिखेगा और हमारे वो कार्यकर्ता जो मतदाता कांग्रेस के पक्ष के हैं, जिनका मन मानस कांग्रेस के पक्ष में है, उनको बूथ के ले जाते दिखेंगे, जो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है। कपिल होलकर जी हमारे साथ में हैं। कपिल जी, हम और आप सारे लोग अपनी खुली आंखों से ये बात महसूस करते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि चुनावों में किस तरीके से पानी की तरह से पैसा बहाया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में शहडोल और नेपा नगर ऐसे चुनाव होंगे जिसमें पैसा जो है वो चुनावी गणित को थोड़ा सा चेंज करता हुआ नजर आएगा? अश्विनी जी, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ तो नहीं हूं। हमारे पैसे के दृष्टिकोण से पैसे का एक आम जनमानस पर कितना फर्क पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट होता है इलेक्शन के नाम पे और किस तरह से चीजें का बंटवारा होता है, ये सबके सामने खुली नजरों से हमने देखा है। मुझे लगता है कि कंपनी से लेकर के पीआर मैनेजमेंट तक सारे लोग पहुंचते हैं और सारे लोग बिना पैसे के क्यों काम करेंगे? बिल्कुल, कोई देखिए बगैर पैसे का तो पत्ता भी नहीं हिलता आज के समय में, या आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। और चाहे वो कार्यकर्ता की भीड़ हो, चाहे वो नेताओं की भीड़ हो, उसके लिए पैसे का अरेंजमें करना ही पड़ता है, जायज या नाजायज तरीके से इन लोगों को। अब सवाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आप जो एसिड टेस्ट बोल रहे हैं, वाकई में एसिड टेस्ट है। हम सबको देखने को मिलेगा कि क्या ये इलेक्शन वाकई में इतने इफेक्टिव हो पाते हैं और मनी मैनेजमेंट जो एक शब्द हम यूज करते हैं इलेक्शन में, क्या यहाँ पे उसका एक लिमिटेशन रहेगी या नहीं रहेगी? क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट है वो तत्काल प्रभाव से बंद हुए हैं और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल को इतनी व्यवस्था करने का समय भी नहीं मिलेगा। गिरिजा शंकर जी, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से हमारी शुरुआती जो बातचीत चल रही थी तो आपने कहा कि गाजीपुर में पूरी भीड़ और एक रैली में भीड़ का मतलब होता है पैसे। आपका सीधा संदेश शायद स्पष्ट शब्दों में मुझे ये समझ में आया, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी पैसे से मैनेजमेंट अभी बरकरार रहेगा? हाँ, देखिए, कानूनी तौर पर जो है वो 8 तारीख की रात को वो नोट भले ही रद्दी करार दिए गए हों, लेकिन कानूनी तौर पर 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा करने की कानूनी व्यवस्था है। तो इसलिए शहडोल और नेपा नगर के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को रुपए खर्च करने में या रुपए की व्यवस्था करने में कहीं कोई समस्या है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, 30 दिसंबर के बाद जो चुनाव होंगे, जबकि वाकई व्यवहारिक रूप से प्रभावी तौर पर नोट नहीं चलेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि उस नोट का क्या असर चुनाव पर होता है। इस चुनाव में नोटबंदी का कोई बहुत असर मुझे लगता नहीं कि होगा। बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव की इमेज की तैयारी या बात यहां पर नहीं देखी जा सकती है। अनिल सुमित्री जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि निश्चित तौर पर आपने अपना चुनावी प्रबंधन बहुत तेज और बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन अगर जीत और हार की अगर हम बात करें तो अगर जीतते हैं तो उसका चेहरा कौन होगा और अगर आप हारते हैं तो उसका चेहरा कौन होगा? स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट जवाब। देखिए, हार और जीत हम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा उम्मीदवार से ज्यादा संगठन की होती है जी। अगर हम जीतते हैं तो वो संगठन की जीत होगी, अगर हारते हैं तो दोष या कमी संगठन की होगी। उम्मीदवार तो हमारा एक, चूंकि वो लोकतंत्र की और चुनाव की प्रक्रिया और परंपरा में एक व्यवस्था है कि एक उम्मीदवार देना ही पड़ता है, लेकिन सारा ये जो तंत्र खड़ा करना है, प्रशिक्षण देना है या बूथ स्तर पर कोई काम करना है तो वो कार्यकर्ता ही करता है जी। और कार्यकर्ता संगठन का होता है, संगठन के प्रशिक्षित लोग होते हैं। छोटी सी बात, क्या सीएम शिवराज के नाम पर नेपा नगर और शहडोल दोनों इलेक्शन जीत और हार के निर्णायक होंगे? नहीं, देखिए, नाम पर निर्णायक नहीं होना। एक तो उनकी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कोई कसर छोड़ते नहीं, 99% प्रयास नहीं करते, वो हमेशा 100% प्रयास करते हैं जी। लेकिन संगठन की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में आप हमेशा से ये रहा ही है, संगठन के सिर, इसलिए अगर कोई नुकसान होता है बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा 30 सेकंड्स में। आपके लिए हार और जीत का सेहरा किसके सिर होगा? अश्विनी जी, कांग्रेस पार्टी में जनता के आशीर्वाद से जीतने वाली है और जीत का सेहरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सिर पर होगा।
मतलब आप ना राहुल गांधी को रखेंगे ना कमलनाथ को रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मैदान में कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता से बचाव करने की कोशिश क्यों करते हैं आप प्रवक्ता लोग? सीधे सीधे बोलिए ना। किसका बचाव कर रहा हूं? मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं का बचाव कर रहा हूं कि संगठन में कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं होता। एक पद ऐसा अश्विनी जी कार्यकर्ता जो आपसे ना कोई ले सकता है ना दे सकता है आपको। तो जैसे मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरा मानना है कांग्रेस में ये भाजपा तो कांग्रेस की नकल करती है। हम पुरानी 130 बताइए कि कमलनाथ जी का कद बढ़ेगा कि घटेगा? कमलनाथ जी का कद घटाने की क्षमता शिवराज सिंह चौहान में नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस से पूछ रहे हैं। ये कद और पद की लड़ाई बीजेपी में होती है। कद और पद की लड़ाई बीजेपी में होती है। मैंने कहा ना कि ये कांग्रेस में कद और पद का झंझट है ही नहीं। ये बीजेपी का सोच है, कद पद अभिनेता। पंकज जी सर को बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या अगर आप शेड्यूल इलेक्शन जीतते हैं तो कमलनाथ का कद वास्तव में कांग्रेस में कुछ और ऊपर बढ़ने की उम्मीद है? कितना बहुत हास्यास्पद प्रश्न अश्विनी जी आपका कि मैंने कहा कि कमलनाथ देखिए वो कहना सुनने के लिए पंकज जी अभी नहीं कर सकता। आप कुछ बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा कुछ और बातें हो जाएंगी। देखिए, अगर जनता से बहुत सारी चीजें छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर नहीं है अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा रेट मिलेगा तो आदमी किस उम्मीद में काम करता है? सर, आपके शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? मैं शब्द नहीं डालना चाह रहा हूँ। आप जिस तरीके से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं केवल उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। अरे बचाव किस चीज का करूँ? कोई हमला कर रहा हूँ मुझ पर जो बचाव करूँ? मैं आगे कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए, आप लोग प्रवक्ता हैं। आप कैमरे के सामने जनता के मन की बात को अगर रखेंगे तो जनता में कार्यकर्ता की भूमिका में चाहे कमलनाथ हो, चाहे विवेक तनखा हो, या दिग्विजय सिंह हो, या आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कोई भी हो, एक मनोबल बढ़ता है कि मैंने इस टीम को लीड किया है और टीम को लीड करके अगर मैं कहीं जीत के शिखर में पहुंच रहा हूं तो निश्चित तौर पर मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। हर आदमी एक उम्मीद में काम करता है। मुझे लगता है कि अगर पंकज जी की बात सही है तो कांग्रेस के भीतर, और इस पर थोड़ा गिरिजा सोनीपत जी का भी मैं विचार चाहूंगा कि ये एक बदलाव आने की स्थिति बन रही है कि कांग्रेस प्रारंभ से ही संगठन से ज्यादा नेता आधारित पार्टी रही है। और अगर पंकज जी अगर सच कह रहे हैं कि इसमें संगठन का सारा श्रेय या उसकी कमी देखी जाएगी चुनाव हारने जीतने के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये बदल उसमें आ रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता और संगठन दूसरा पहलू भी आप आनंद समझ लीजिए, ये हो सकता है कि कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई हो आपके पूरे संगठनात्मक रचनात्मक चीजों को देखते हुए कि अगर बैकफुट में पहले से आ जाए तौर पर बड़े लोगों के लिए परेशानी ना हो। पंकज जी अपने शब्दों से बचाव करना बहुत बखूबी जानते हैं, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, हम चलते पंकज जी कपिल होलकर जी से थोड़ा सा और समझना चाहते हैं। चुनाव की रणनीति हो गई, चुनाव का प्रबंधन हो गया, चुनाव मैनेजमेंट जिस तरीके से होता है, अब तक जितना भी पैसा खर्च करते रहे हैं, जैसे गिरिजा शंकर जी ने कहा कि आगे और आने वाले चुनाव में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि वास्तव में इस पैसे का उपयोग और दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम एक और बात समझना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है, हम चुनाव प्रबंधन में पैसे का मैनेजमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये एक ऐसा पैतरा होगा, एक ऐसा नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा जो आने वाले समय में पूरी राजनीति की परिभाषा को चेंज कर देगा? बिल्कुल अश्विनी जी, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से इस चीज को और समझना होगा कि जो मनी का फ्लो होता था इलेक्शन टाइम पे, वो फ्लो कहीं ना कहीं बाधित होगा, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड वेल्थ होती थी, अक्यूमुलेटेड पैसा होता था जो सालों से नेता और राजनेता या आपके ब्यूरोक्रेट्स इकट्ठा करके रखते थे और वो निकलता था इलेक्शंस के टाइम या ऐसे छोटे छोटे और उपचुनाव के समय पे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रेन आउट हुआ है जो शायद हमें नेक्स्ट इस इलेक्शन को तो छोड़ दें, राजनीतिक परिदृश्य धीरे धीरे हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वास्तव में अगर ब्लैक मनी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिस तरह की तमाम बातें हो रही हैं और अगर उन पर लगाम लगाई जा सकती है, 50 दिन का अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका मांगा है तो हमें वो एक मौका देना चाहिए, समझना चाहिए और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल शेडोल और नेपाल नगर एक ऐसे इलेक्शंस हो सकते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस इस बात को ढंग से और बारीकी से जांच कर सके कि आखिरकार इसका रिजल्ट का इंपैक्ट क्या होगा। आप लोग देखते रहिए टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप सभी मेहमान हमारे स्टूडियो, धन्यवाद।